तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ल। आज का एपिसोड बहुत अच्छे होने वाला है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी आपको सीखने और जानने के लिए मिलेंगी। साथियों आज की क्लास में हम यह भी जानेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ा जाता है और आदिकाल को कैसे पढ़ना है, किन दृष्टिकोणों से पढ़ना है और किस लिए काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक बार आप सब कमेंट करके मुझे अवगत करा दीजिए कि वीडियो चल रहा है और सब कुछ ठीक है, आवाज भी आप सबको आ रही है। तो जल्दी से एक बार आप लोग कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, जल्दी आप लोग कंफर्म कर दीजिए कि आवाज आप सबको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। चलिए फटाफट बता दीजिए। वैसे मैं एक बार देख लेता हूं। तो साथियों आज की कक्षा में हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि वीडियो चल रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब आवाज भी आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सभी लोग आ चुके हैं और लोगों को भी सूचना दे दीजिए कि भैया जल्दी जल्दी वो लोग आ जाएं। और कक्षा शुरू हो चुकी है, मजेदार ढंग से आज कक्षा हम लोग करेंगे। ठीक है, और आज की कक्षा का जो विषय है वो आप सब जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल है। किस पर चर्चा करेंगे हम सब? आदिकाल पर चर्चा करेंगे। और ये जो नया बैच है वो आप सबका हिंदी साहित्य के इतिहास से ही शुरू हुआ है, यानी कि आदिकाल से ही इसकी शुरुआत हुई है। तो आदिकाल वाला सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सेगमेंट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपकी हिंदी साहित्य की जो समझ है वो यहीं से विकसित होती है। एक बार आपकी हिंदी साहित्य की समझ विकसित हो जाती है तो सब कुछ क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। चलिए देखते हैं कि आदिकाल है क्या। चलिए, लेकिन आदिकाल को पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत चीजें हमको और जाननी समझनी चाहिए कि आदिकाल क्यों है और आदिकाल की आवश्यकता क्या है। दरअसल हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से हुई इसको लेकर बड़ा विवाद है। काल विभाजन को लेकर बड़ा विवाद है, नामकरण को लेकर बड़ा विवाद है और हिंदी साहित्य के इतिहास में विभिन्न आलोचकों ने इस विवाद पर अपने उत्तर दिए हैं। तो चलिए कुछ विभाजन आपको दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, चलिए तो सभी लोग आ चुके हैं, सबको वेलकम। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास किसका ग्रंथ है? आप सब कमेंट करके बताएं। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास किसका ग्रंथ है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इस ग्रंथ में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इसकी समय सीमा क्या रखी गई है? 10 से 14, 14 से 16, 16 से 19, 19 से अब तक। ठीक है, इस ग्रंथ में यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है और यहां पर इस ग्रंथ में यह विभाजन किया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में क्या किया गया? विभाजन किया गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का। विभाजन जो किया गया ये किस पुस्तक के आधार पर किया गया? हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इनके 3 इतिहास ग्रंथ हैं और वो तीनों इतिहास ग्रंथ जो है उनका समय क्या क्या रहा है। मैं उनकी समय आपको बता देता हूं। एक 1940 में आता है और 2 ग्रंथ इनके 1952 और 1952 में आते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि 1952 में कौन सा ग्रंथ आया और 1940 में कौन सा ग्रंथ आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, मोहम्मद जी बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, तो ये डेट है इनकी, आपको डेट के साथ ये बता देना है कि ये किस सन में कौन सा ग्रंथ आता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन मैंने आपको बता दिया। अब एक और काल विभाजन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके सामने रखता हूं, जो सर्वमान्य काल विभाजन है। फिर उसके बाद आदिकाल पर चलेंगे। क्या है? सर्वमान्य काल विभाजन। आप सब कमेंट करके हमें बताएं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वमान्य काल विभाजन कौन सा है। बहुत बढ़िया, सुधा जी ने जवाब दिया, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, उद्भव विकास 1952, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, आप फटाफट ये बताइए हमें कि सर्वमान्य काल विभाजन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, मिश्र बंधुओं का है, नगेंद्र का है, राम खिलावन पांडे का है, श्याम सुंदर दास का, किसका है सर्वमान्य काल विभाजन? तो सर्वमान्य काल विभाजन की जब हम बात करते हैं तो सर्वमान्य काल विभाजन एक संस्था का है। संस्था का नाम क्या है? नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारिणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है, यह एक ऐसी संस्था है जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में क्रांति लाई। समझिएगा, दरअसल हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है, इसने कहा कि भैया आओ और लिखो। सबसे पहले इन्होंने रामचंद्र शुक्ल को, श्याम सुंदर दास को, इन सारे लोगों को बुलाया कि एक भाषा विषयक ग्रंथ लिखिए। तो इन्होंने एक भाषा विषयक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ की भूमिका रामचंद्र शुक्ल को दे दिया कि भैया इसकी भूमिका लिख दो। और रामचंद्र शुक्ल उसकी भूमिका लिखने लगे और भूमिका इतनी बड़ी हो गई कि एक इतिहास ही बन गया। और इतिहास उनका क्या बन गया? भूमिका लिखते लिखते उसका स्वरूप इतना बड़ा हो गया कि वह ग्रंथ बन गया हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल 1929। पहले वो एक भूमिका के रूप में लिखा गया था, लेकिन भूमिका इतनी बृहद हो गई कि एक इतिहास ग्रंथ के रूप में उसे 1929 में संपादित प्रकाशित कर दिया गया। लेकिन नागरी प्रचारणी सभा जो काशी है, ये हिंदी साहित्य के उद्भव विकास में बहुत बड़ा योगदान स्थापित करती है, देती है। तो यहां पर इसके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना, वो हम सब लिखेंगे। सबसे पहला, आदिकाल या ओह, काल का काला हो गया, वीर गाथा काल। ठीक है, तो आदिकाल या वीर गाथा काल 1050 से 1375, 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, और इसका समय 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल, इसका समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत। ठीक है, और अंतिम आधुनिक काल गद्यकाल, आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से अब तक। और ये विक्रम संवत 1900 है। अब यहां पर मैंने अभी आपको जो बातें बताई वो क्या है? वह ये है नागरी प्रचारणी सभा। तो नागरी प्रचारणी सभा
में जो है लेखन का कार्य हिंदी साहित्य के इतिहास का शुक्ल जी ने ही किया है, ठीक है, और उसके बाद भी लेखन कार्य हुआ है। तो कुल मिलाकर जो सर्वमान्य काल विभाजन है, अगर किसी का नाम न दिया जाए, किसी का नाम न लिखा जाए, तो सर्वमान्य काल विभाजन जो होगा, आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ तो रही है? अरे एकदम धूमधाम से आ रही है। आप अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। मेरा वॉल्यूम सही है, ठीक है। एक बार आप चेक कर लीजिए आपके मोबाइल में वॉल्यूम, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन सबका एक सर्वमान्य काल विभाजन हो गया जो दिया गया। अब यहां पर नागरिक प्रचारणी सभा का जो ये काल विभाजन रहा, इसके बाद आधुनिक काल के बाद एक और काल विभाजन हम यहां लेंगे, 1843 ईस्वी, यानी कि अगर हम 1900 संबत को ईस्वी में बदलेंगे तो कितना आएगा। पर्सनल ऐसा नहीं है कि मैं किसी की आवाज की गला दबा दूंगा, आवाज जाएगी तो सबको एक साथ जाएगी, नहीं जाएगी तो किसी को नहीं जाएगी। मैं किसी के मोबाइल का गला आप यहां से नहीं दबा सकता। एक बार अपना मोबाइल चेक कर लीजिए, ठीक है। 1843 ईस्वी से 1857, इसे संक्रांति काल कहा गया। क्या कहा गया, संक्रांति काल कहा गया। किस रूप में, तो संक्रांति काल कहा गया साथियों, संक्रांति काल में पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल, यानी कि भारतेंदु युग। देखिए पहली बार जागरण कब हुआ, तो पहली बार जागरण हुआ भक्ति काल में। रीति काल में सब फिर नायिकाओं में सुरसुरा सुंदरी में एकदम मस्त हो गए, जमींदारी प्रथा का एकदम वर्चस्व हो गया, सामंतवाद आ गया। लेकिन जब ये लोग राजनीति, समाज, संस्कृति, सारी चीजों से एकदम पीछे हट गए थे, सुसुप्ता अवस्था में चले गए थे, कुरीतियां आ गई थी, और इन कुरीतियों को तोड़ने के लिए और इन्हें पुनः जागृत करने के लिए पुनर्जागरण आता है। और ये पुनर्जागरण कब आता है, भारतीय युग में आता है 1857 से 1900 ईस्वी तक। 1900 ईस्वी तक ये काल विभाजन हो गया। जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल किसके द्वारा दिया गया, द्विवेदी युग का भी नाम है ये ना, द्विवेदी युग। अब जो लोग जाग गए थे, जो लोग जाग गए थे, उनके लिए क्या करना था, उनको हमें द्विवेदी युग में क्या करना था, उन्हें सुधारना था। जो जागे हुए लोग हैं उन्हें सुधारना था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग। 1900 से 1918, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है, छायावाद युग। और छायावाद युग 1918 से 1936, ये इसकी सर्वमान्य तिथि है। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का जो समय है 1936 से 1943 ईस्वी, यह भी इसकी सर्वमान्य तिथि है। और फिर प्रयोगवाद, प्रयोगवाद
1943 से 1952, यानी जो प्रथम तार सप्तक छपता है वहां से लेकर और नई कविता तक के दौर को ये कहा गया। नई कविता फिर आ जाती है, नई कविता 1952 से 1960, क्योंकि यहां से दशक शुरू हो जाता है, साठोत्तरी जिसको आप कह सकते हैं। तो 1960 तक आ जाता है और फिर आती है साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता यानी कि जहां से 60वां दशक शुरू होता है 1960 से 1990 ईस्वी तक, और सबसे अंत में समकालीन कविता। समकालीन कविता, समकालीन कविता, समकालीन कविता 1990 से अब तक का जो दौर है, यह आपका जो विभाजन है ये सबसे नवीनतम विभाजन है। ठीक है, तो आप लोग इस विभाजन को भी समझ गए होंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न क्या उठता है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कहां से होता है? क्या हिंदी साहित्य का आरंभ आदिकाल से होता है? ये बताना है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ, पहली चीज तो हम सब ये समझ लें कि आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर है, जानते हैं आप सब? आज मैंने हिंदी की कक्षा आरंभ की या हिंदी की कक्षा प्रारंभ की? जल्दी से कमेंट करके आप सब बताएं कि आज हम लोगों ने हिंदी की कक्षा आरंभ की या हम लोगों ने हिंदी की कक्षा प्रारंभ की। ये जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बताएं। चलिए, आज हम लोगों ने हिंदी की कक्षा आरंभ की, कुछ लोग कह रहे हैं प्रारंभ की। भैया आप सब हिंदी के मास्टर हो, भावी गवर्नमेंट मास्टर हो, अभी तो मास्टर हो ही हो, थोड़ी थोड़ी चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो आरंभ और प्रारंभ में, जैसे कई बार आपसे लोग पूछ लेंगे कि सीता का हरण हुआ था या अपहरण हुआ था, तो आप कहेंगे हैं ये कोई बता देगा अपहरण हुआ था। ना ना ना, हरण हुआ था। तो हरण और अपहरण में क्या अंतर है? ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में आती रहती हैं। ठीक है, यहां आरंभ और प्रारंभ का अर्थ समझ लेते हैं। तो आरंभ का मतलब होता है, आरंभ का मतलब होता है कि आरंभ है प्रचंड। हमेशा जो आरंभ होता है वो प्रचंड होता है। प्रारंभ वहां होता है जब रीस्टार्ट होता है। तो जब रीस्टार्ट होता है, कोई काम करके बंद करिए फिर शुरू करिए, रिस्टार्ट करिए, यानी कि वो क्या होता है? प्रारंभ होता है। और जो आरंभ होता है यानी कि फर्स्ट टाइम कोई काम शुरू होता है। तो यहां सवाल उठ रहा है कि कोई काम जो है वो पहली बार हुआ, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास कब से शुरू हुआ, इसको लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अरे भैया कोई छुआछूत थोड़ी चल रही, आप लोग लाइक नहीं करते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे अरे छू लो यार, वही अंगूठा ही तो छूना, एक बार लाइक कर लोगे तो जितने लोग देख रहे हैं ये भी लग जाएगा कितने लोग देख रहे हैं, तो लाइक कर दिया करो। मतलब जैसे आप मंदिर जाते हैं तो सीढ़ियां छूते हुए जाते हैं, पैर छूते हुए जाते हैं, तो ठीक है यहां जैसे आया करिए, एक बार लाइक कर दिया करिए, ठीक है, अंगूठा ही तो टिकाना है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो कब से होता है, ये एक बड़ा प्रश्न है, और ये इतना विवादित और बड़ा प्रश्न है जिसे हमें समझना है। देखिए सही बात है, यहां पर हिंदी साहित्य का
तो पहले यहां देखेंगे प्रारंभिक हिंदी का नामकरण करने वाले विद्वान। ठीक है, सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दूसरे स्थान पे नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तीसरे स्थान पे नाम आता है भोला शंकर व्यास। और चौथे स्थान पे नाम आता है राहुल सांकृत्यायन का। तो ये हो गए आपके 4 लोग। अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, सबसे पहले किसने घोषित किया? एक प्रश्न यहां से बनता है और बहुत ही मस्त प्रश्न बनता है। कई बार ये चारों लोगों का नाम रहता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सबने ही कहा है, लेकिन इनमें से सबसे पहले किसने कहा है ये आपको याद रखना है। तो अगली स्लाइड में हम उसी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुलेरी ने सबसे पहले घोषित किया कि, तो गुलेरी ने सबसे पहले क्या घोषित किया कि पुरानी हिंदी, अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। यानी कुल मिलाकर इन्होंने हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से मानी है? तो ये अपभ्रंश से मान रहे हैं गुलेरी जी। गुलेरी जी अपभ्रंश से इसकी शुरुआत मानते हैं। और 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से, 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं। आजकल इस तरह का प्रश्न बनने लगा है कि किसने आदिकाल की शुरुआत या हिंदी साहित्य शुरुआत से माना है। ये पॉइंट याद रखें। हिंदी, आचार्य शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी। अब एक चीज यहां आपको याद रखना है कि प्राकृताभास का क्या अर्थ होता है। शुक्ल जी ने, आचार्य शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत रूढ़ियों में बद्ध हिंदी, यानी प्राकृत रूढ़ियों में बद्ध हिंदी से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी। से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी। तो यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है। पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से मानी है? तो उन्होंने 993 ईस्वी से
हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है? तो गुलेरी जी ने कब से मानी, फिर रामचंद्र शुक्ल ने कब से मानी है, और फिर भोला शंकर व्यास की बात कर लेते हैं। भोला शंकर व्यास ने भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को औहट माना और औहट से हिंदी की शुरुआत मानी। तो हिंदी की शुरुआत कहां से मानी है उन्होंने, यह भी आपने देख लिया। ठीक है, एक चीज और यहां लिख लेंगे। शुक्ल जी अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से अलग इसे वो हिंदी साहित्य से पूरी तरह से अलग मानते हैं। ठीक है, अब हम हिंदी साहित्य के आदिकाल पर चलेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वहां से लेंगे। तो एक बड़ा प्रश्न बनता है आदिकाल के नामकरण को लेकर। आदिकाल का नामकरण, तो ये एक बड़ा प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, नामकरण आदिकाल का बहुत सारे लोगों ने किया है। जिसने जिसने किया है आदिकाल का नामकरण, वो हमें सब मालूम होना चाहिए। अपभ्रंश से अलग होती हुई प्राकृताभास हिंदी देखिए, शुक्ल जी ने अपभ्रंश से अलग हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी, उसे साहित्य में नहीं रखते हैं। भास हिंदी साहित्य ही साहित्य ही आदिकाल वीर गाथा काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, भाषा की दृष्टि देखें तो आदिकाल अपभ्रंश का बहाव रूप है। भाषा की दृष्टि से
भाषा के दृश्य से देखें तो आदिकाल अपभ्रंश का विकसित बहाव रूप है डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। ये भी कथन बहुत महत्वपूर्ण है। एक और कथन लेंगे यहां पर आदिकाल के विषय में। हिंदी के आरंभिक साहित्य जिसमें अपभ्रंश का रूप हिंदी के आरंभिक साहित्य जिसमें हिंदी के आरंभिक साहित्य जिसमें अपभ्रंश का रूप कहीं छूट गया है, अपभ्रंश का रूप छूट गया है तथा कोई एक प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती, आदिकाल कहा जा सकता है। कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। और एक कथन लेते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभिक रूप हिंदी साहित्य का आरंभिक रूप अथवा पुरानी हिंदी का साहित्य पुरानी हिंदी का साहित्य आदिकाल है। किसका कथन है ये? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि गुलेरी जी ने हिंदी की शुरुआत, हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से मानी है, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं इस कथन के माध्यम से। आगे और कथन एक ले लेंगे जो महत्वपूर्ण है। आदिकाल की समय सीमा जो सर्वमान्य है, किसकी है? तो दो लोगों की है। एक तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी की और दूसरी आचार्य शुक्ल की। बाकी सबकी सीमा एक बार हम लोग फिर से लिख लेते हैं। यहां पर मिश्र बंधुओं ने क्या दिया था?
फटाफट लोग कमेंट कर दीजिए। 700 से 1444। विक्रम संवत शुक्ल जी 1050 से 1375 विक्रम संवत। इसको सन में भी आप सब याद करिएगा, क्योंकि सन में भी पूछ लिया जाता है। गणपति चंद्रगुप्त इन्होंने आदिकाल की समय सीमा 1184 से 1350 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल की सीमा रखी 1000 से 1400 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 700 से 1375 और यह उन्होंने विक्रम संवत में दी है। यहीं पर एक और लिखने योग्य है, जिनका नाम है डॉक्टर नगेंद्र। 7वीं शताब्दी के मध्य, इन्होंने जितना भी काल विभाजन किया है उसमें मध्य जरूर जोड़ना है। से 1375 यानी कि 650 से 1350। ये इन्होंने काल विभाजन किया है। इसके बाद नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा भी किया गया, जिसमें 993 से 1318 ईस्वी। बस वही संवत को आप ईस्वी बना दीजिए तो आपको ये डेट मिल जाएगी। राहुल सांकृत्यायन इतिहासकार और भाषा वैज्ञानिक हैं। 760 से 1300 ईस्वी तक इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है। फिर एक इतिहासकार और भाषा वैज्ञानिक आते हैं, रमाशंकर शुक्ल। रमाशंकर शुक्ल साल 1000 से 1343 ईस्वी। और ग्रियर्सन ने आदिकाल की सीमा ईस्वी से 1400 ईस्वी तक मानी है। किसने माना है? ग्रियर्सन ने माना है। ये तो रामकुमार 750 है। रामकुमार का लिखा है क्या मैंने? राहुल रमाशंकर नागरिक प्रचारणी सभा नगेंद्र। अच्छा, यहां पर एक बार आप सब देख लीजिए कि यहां हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। बताइए भाई, राम कुमार वर्मा का समय 750 है।
जल्दी जल्दी आप लोग वोटिंग कर दीजिए तो मैं इस पर चर्चा करूं, सही लिखा गया है या गलत हो गया है मुझसे। चलिए फटाफट बताइए। राम कुमार वर्मा। तो यहां पर 750 विक्रम संवत से 1000 विक्रम संवत होगा कि 1050 विक्रम संवत होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहां पर आदिकाल में राम कुमार वर्मा का जो समय आता है वह 750 से 1000 विक्रम संवत तक यह उनका समय आता है। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गया था, इसको अपडेट कर लीजिए आप सब। ठीक है, ओके, धन्यवाद आपका अरुण जी। तो ये जो है हम लोगों ने देखा कि आदिकाल की जो समय सीमा है वह किसने किसके अनुसार रखी है। प्रश्न यह बनता है कि आदिकाल की समय सीमा को कहां से कहां तक माना जाता है, यानी अगर हम इसे एक राजनैतिक दृष्टिकोण से देखें, राजनीति की दृष्टि से देखें, तो आदिकाल की समय सीमा कहां से कहां तक ठहरती है, बताइए आप सब। तो ये दो आदिकाल का समय आदिकाल का समय किस राजा से शुरू होता है, महाभोज से लेकर महाभोज से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक, समय के हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। राजनैतिक दृष्टिकोण से रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारित की है वो ये है। एक और कथन लिखेंगे, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो आदिकाल देखें तो आदिकाल हिंदू सत्ता आदिकाल हिंदू सत्ता के पतन और मुस्लिम साम्राज्य के पतन और मुस्लिम साम्राज्य के उदित होने, पतन और मुस्लिम साम्राज्य के उदित होने की करुण कहानी है गणपति चंद्र गणपति चंद्र गुप्त। समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है यहां पर।
एक और कथन ले लेते हैं, आदिकाल के शुरुआत को लेकर क्या कथन है। हिंदी का आरंभिक साहित्य जिसमें कोई हिंदी का आरंभिक साहित्य जिसमें कोई निश्चित प्रवृत्ति, जिसमें निश्चित कोई प्रवृत्ति परिलक्षित नहीं होती है, नहीं होता, तथा जो अपना स्वरूप खोजने का प्रयास कर रहा था, जो अपना स्वरूप खोजने का प्रयास कर रहा था, आदिकाल है। कथन किसका है? तो कथन है बच्चन सिंह का। ठीक है, ये भी कथन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। आदिकाल की सीमा को लेकर महत्वपूर्ण मामला है ये। भागीरथ मिश्र ने आदिकाल की सीमा कब से मानी है? एक बहुत ही नया तरह का प्रश्न है। लिखेंगे, भागीरथ मिश्र ने आदिकाल की सीमा गुरु गोरखनाथ की रचनाओं गोरखनाथ की रचनाओं अर्थात 10वीं 11वीं शताब्दी से मानते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब अगर सर्वमान्य मत की बात करें, सरहपा से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है, अर्थात 769 ईस्वी। ठीक है, तो लगभग ये जो 769 ईस्वी का समय है जहां से सरापा की शुरुआत होती है, वहीं से हिंदी साहित्य की शुरुआत भी मानी जाती है। आदिकाल का जो अंत है इसको लेकर भी बड़ा विवाद है। तो
शुक्ल जी का जो निर्णय था वह सर्वमान्य है, यानी 1050 से 1375 तक का जो समय है ये एक सर्वमान्य मत हो सकता है हिंदी साहित्य के उद्भव और समापन को लेकर। ठीक है, तो ये तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब कैसे इसका विकास हुआ, अब इसे हम थोड़ा सा समझते हैं संस्कृत से। वांग्मय से जब इसका विभाग किया गया तो ये विभाजन कितने रूपों में होता है? वार्ता, साहित्य और शास्त्र के रूप में। ठीक है, और ये वार्ता, साहित्य और शास्त्र जो थे ये तीनों किसमें लिखे जा रहे थे? तो ये इनकी शुरुआत वैदिक लौकिक, मतलब मुख्यतः लौकिक साहित्य में होती है। वैदिक लौकिक, तो संस्कृत में भी जो मुख्यतः लौकिक संस्कृत थी उसमें वार्ता, साहित्य और शास्त्र ये तीनों मिलते हैं अलग अलग रूप में। जबकि हम वांग्मय में जब जाते हैं तो वांग्मय में वार्ता, साहित्य और शास्त्र पहले मिले हुए थे, लेकिन इन दोनों को अलग करने का काम जो किया वह इस लौकिक संस्कृत ने किया। संस्कृत के विकास के साथ साथ इन साहित्यों में भी परिवर्तन देखने के लिए मिला। लौकिक के बाद क्या आती है? हमारी भाषा पाली हुई, पाली के बाद प्राकृत हुई और फिर अपभ्रंश हुई और फिर अवहट्ट हुई। तो यहां से विकास होते होते जब अपभ्रंश और अवहट्ट तक की स्थिति पहुंचती है भाषा में, तो इसी अपभ्रंश और अवहट्ट से ही हम हिंदी की शुरुआत मान लेते हैं। हिंदी की शुरुआत मान लेते हैं। देखिए, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे झारखंड प्रवक्ता में एक प्रश्न पूछा था कि हिंदी की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो उसमें किसी विचारक, किसी आलोचक को नहीं रखा गया था और उसमें भाषाओं के आधार पर यह निर्धारण आपके ऊपर छोड़ दिया गया था। तो वहां अगर ये देखें तो हमें सीधे सीधे लिख देना होगा कि हिंदी की शुरुआत कहां से होती है? अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है, मानी जाती है, अर्थात 6वीं शताब्दी भी आप मान सकते हैं। हिंदी साहित्य की शुरुआत 6वीं शताब्दी से भी आप मान सकते हैं, अगर किसी आलोचक का मंतव्य वहां अलग से नहीं पूछा गया है तो वहां पर आप मान सकते हैं। क्लियर है? अब आदिकाल के नामकरण की ओर बढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकाल का नामकरण किस तरीके से किसने किया और क्यों किया? तो कुछ महत्वपूर्ण नामकरण जो हैं उन पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आदिकाल का
नामकरण। देखिए, आप अगर अपने घर में यदि सर अभ्रंश और औहट हो तो दोनों में अभ्रंश ही लगाएंगे जो पहले आया है। अब देखिए, यहां पर अगर एक चीज आपसे पूछा जाए कि किस काल का सबसे ज्यादा नामकरण हुआ या कौन सा काल नामकरण के दृष्टि से सबसे ज्यादा विवादित रहा, तो आदिकाल रहा। आपके घर में सबसे ज्यादा नामकरण किसका हुआ है? जो घर का बड़ा लड़का होता है। बीच वाले लड़के का और सबसे छोटे लड़के का सबसे कम नामकरण होता है। मैं घर में सबसे बड़ा नहीं था, दीदी मेरी बड़ी थी, फिर बड़े भैया थे, तो मेरा नाम एक ही रखा गया, अंबरीश। स्कूल में भी वही नाम लिखवाया गया, रिजल्ट में भी वही नाम था, बुलाने वाला भी नाम था, एक ही नाम रह गया। अब आगे देखते हैं कि प्रेमी पत्नी का आएगी तो हो सकता है कि कोई और नाम रखे। इसी तरीके से आदिकाल का जो नामकरण हुआ तो ये साहित्य का पहला लड़का था। तो हर एक आलोचक, हर एक विचारक सोच रहा था कि मैं इसका नाम रख दूं, और हर व्यक्ति इसका नामकरण करने लगा। और उसने अपने अपने प्रवृत्तियों, तथ्यों, विचारों, सांस्कृतिक राजनीतिक परिस्थितियों सबके अनुसार इसका नामकरण करना शुरू किया, और इसी वजह से इसका नामकरण सबसे ज्यादा विवादों में रहा। अब यहां पर सबसे पहला जो नामकरण है उस पर चलेंगे, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, इसके बहुत सारे नामकरण हैं, लेकिन ये जो नामकरण है ये सबसे विवादों में रहा। सबसे ज्यादा विवादों में क्यों रहा? तो इन्होंने 12 रचनाओं के आधार पर 12 रचनाओं के आधार पर नामकरण किया। कितनी रचनाओं के आधार पर? 12 रचनाओं के आधार पर। अब ये 12 रचनाएं कौन सी थीं? अपभ्रंश और देश भाषा काव्य की। अपभ्रंश और देश भाषा में बांटकर 12 रचनाएं उन्होंने रखी, और जिसके आधार पर उन्होंने इसका नामकरण किया। 12 रचनाएं आई। चलिए बताइए कौन किसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक याद करवाई थी, हम भी की करदा, हम भी की करदा, यही हम लोगों ने याद किया था। तो हम, अब आप बताएं कि देश भाषा में कितनी आती हैं? ज्यादा आती हैं, यानी 8 रचनाएं आती हैं। देश भाषा में 8 रचनाएं आती हैं और अपभ्रंश में 4 आती हैं। तो इसका ट्रिक मैंने आप सबको याद कराया था। अगर आप सबको ट्रिक याद हो तो जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं कि ट्रिक याद है कि आप लोग भूल गए। ठीक है, भुला दिया है आप लोगों ने कि आप लोगों को याद है। पृथ्वी की खूबी जय जय परम विद्या खुसरो। पृथ्वी की खूबी जय जय परम विद्या पृथ्वी की खूबी जय जय परम विद्या खुसरो। और यहां पर दूसरा जो था ट्रिक हम लोगों का, वो क्या था? 4 रचनाओं में
हम भी बिहकी की नहीं, हवी की। देखिए हवी एक शॉर्ट फॉर्म है हस्बैंड का। आजकल की जो मॉडर्न वाइफ हैं वो क्या कहती हैं, हवी कहती हैं। तो बहुत दिन तक तो मैं हवी समझ ही नहीं पाया, लोग हवी हवी करते थे कि यार ये हवी कौन है, और ज्यादातर लोग हवी हवी कहते हैं। तो देखा, पता लगा, अच्छा हस्बैंड है हवी। तो बस जो हवी होता है वही क्या करता है, की करता है। मतलब वो हवी कह रही हैं और वो क्या करता है, की करदा। तो हवी की करदा, इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, ट्रिक हो गया, और यही हमारी रचनाओं का आधार हो गया। तो क्या हो गया, की ह से हमीर रासो, हमीर रासो विजय पाल रासो कीर्तिलता कीर्ति पताका। ठीक है, ये रचनाएं हो गई आपकी चार, कि हम भी की करदा, हवी की करदा। तो हस्बैंड है तो की ही करेगा वो। और पृथ्वी की खूबी जय जय परम विद्या खुशरो। तो चार रासो ग्रंथ हो गए, खुमान, बीसल, पृथ्वी। खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, देखिए चार अपभ्रंश की रचनाएं हैं जिसमें खुमान रासो और पृथ्वीराज रासो बहुत महत्वपूर्ण है। बीशल देव रासो और बीसल देव रासो और परमाल रासो। तो ये चार तो रासो ग्रंथ हो गए, इसे आपको अलग से याद रखना है। फिर क्या हो गया, जय जय, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका और विद्यापति की पदावली। अब देखिए खुसरो की कई रचनाएं हैं, लेकिन यहां खुसरो की पहेलियां रखी हैं उन्होंने, खुसरो की पहेलियां। साथियों ये तो हमें याद रहता है, लेकिन हमें और क्या याद रखना है कि इस नामकरण को खारिज क्यों किया जाता है, यह नामकरण साहित्य के इतिहास में स्वीकार क्यों नहीं किया जाता है, यह एक बड़ा प्रश्न है। क्यों इसे जो है आदिकाल के नामकरण में स्वीकार नहीं किया जाता। तो यहां पर कारण लिखेंगे, शुक्ल के नामकरण में, शुक्ल के नामकरण की आलोचना, इनके नामकरण की आलोचना क्यों होती है। पहला, आलोचना की जो नामकरण की
परिधि नामकरण की परिधि इनकी संकीर्ण है। दूसरा, सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य को सांप्रदायिक साहित्य कह के, सांप्रदायिक रचनाएं कहकर आदिकाल के नामकरण में आदिकाल के नामकरण में इन पर विचार न करना। देखिए, अगर देखें तो ये रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुक्र जी ने कहा भैया हटाओ हटाओ हटाओ, ये साहित्य के अंदर रखी नहीं सकते, ये सांप्रदायिक साहित्य है। तो इस जो बहुत महत्वपूर्ण भाग था आदिकाल का, उसको शुक्ल जी ने बाहर कर दिया कि नहीं भैया, इसको हम इसमें नहीं रखेंगे। अब देखिए, एक एक ग्रंथ पर देखते हैं कि और जो बड़ी समस्याएं आई वो क्या है। पृथ्वीराज रासो शुक्ल जी स्वयं जो है इस ग्रंथ की प्रामाणिकता को संदिग्ध मानते हैं। क्या कहते हैं? प्रामाणिकता इसकी संदिग्ध है। तो पहली समस्या यह हो गया कि भैया इसकी प्रामाणिकता ही क्या है? संदिग्ध है। जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, ये ग्रंथ जो हैं ये नोटिस मात्र हैं, यानी कि ये ग्रंथ नामकरण के रूप में अगर इनको तथ्य रूप में ग्रहण किया जाए तो ये बहुत छोटे हैं। मतलब आप कह लें कि ये केवल नोटिस मात्र ग्रंथ हैं, इसलिए इनको नामकरण में रखना वह ठीक नहीं है। बीसल देवरासो और विद्यापति की पदावली, बीसल देवरासो और विद्यापति की पदावली घोर श्रृंगारिक ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ आप देखिए, अगर इसमें आप वीरता की बात कहां देखेंगे? विद्यापति लिख रहे हैं खने खने नयन कोन अनुसरई, 16 साल की युवती को देख रहे हैं कि वो अपनी आंखों को किस प्रकार से नचा रही है, घुमा रही है, नायक को कैसे देखती है, नायिका के एक एक अंग कैसे हैं, वयस्क कैसी होती है, वया संधि उसके कैसे है, एक एक अंगों का नक्सिक वर्णन करते हैं। और इसमें इन्होंने कहीं बात भी नहीं की है कि भाई बीसल देव रासो और विद्यापति की पदावली में क्या कहीं पर वीर रस है? तो यहां पर कहीं भी वीर रस देखने के लिए ही नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से भी इसके आधार पर नामकरण नहीं किया जा सकता है। तो इन आधारों पर, और तीसरा, रचनाओं के रचना काल निश्चित और प्रामाणिक नहीं है। तो रचनाओं के रचनाकाल जो हैं
ना ही निश्चित हैं और ना ही प्रामाणिक हैं, इसलिए भी यहां पर संदिग्धता है। यानी कि इन सभी आधारों पर जब आप आदिकाल का काल विभाजन करते हैं, आदिकाल का नामकरण करते हैं, तो किसी भी तरीके से वो तर्कसंगत नहीं लगता है। ठीक है। इसके अलावा अभी और भी काल विभाजन है जिस पर हमें चर्चा करनी है, जिसमें सिद्ध सामंत काल, संधि काल, चारण काल, अभ्रंश काल, बीजवपन काल और आदिकाल और भी हैं। वीर प्रशस्त युग, प्राचीन काल, संक्रांति काल, जातीय साहित्य, वीर काल, संक्रमण काल, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग, व्याघातों का युग, अत्यधिक विरोधी युग, उद्भव काल, पुरानी हिंदी का काल, अंधकार काल, प्रारंभिक काल, शून्य काल, आधार काल, आदिकाल, चारण काल, वीर काल, अंधकाल, संक्रमण काल, अभ्रंश काल, प्रारंभिक काल, बीजवपन काल, सिद्ध सामंत काल। ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन पर विचार करना है। देखिए मैंने कट ऑफ का वीडियो डाला है, आप सब जाके देख लीजिए। वहां पर मैंने कट ऑफ अलग अलग बताई है सभी कैटेगरी की, देख लीजिए। एक्सपेक्टेशन भी अपनी बता दीजिएगा कि क्या आपका गया है। मैंने कट ऑफ सबका बनाया, 6 to 8 का बनाया, 9 to 10 का बनाया, 11 to 12 का बनाया है। टीचर्स एकेडमी यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए कट ऑफ वाले सेक्शन में, या आप 9 to 10 या 11 to 12 या 6 to 8 हिंदी टीचर्स एकेडमी बीपीएससी टीयर 3 कट ऑफ, ऐसा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए तो वहां भी आपको मिल जाएगा। एक बार आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो आदिकाल से जो हम लोगों ने नया बैच शुरू किया, अगर इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप सीधे व्हाट्सएप करके हमारे नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 96 28 95 92 37। आज की कक्षा कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। आदिकाल के नामकरण को लेकर और जो विवाद है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार से विवाद खड़ा किया, और भी आचार्यों ने किस प्रकार से विवाद किए हैं, और सर्वमान्य मत कौन से हैं काल विभाजन और नामकरण के, जिस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। संभवतः कल सुबह 10 बजे यूजीसी एकेडमी पर 10 AM पर यूजीसी एकेडमी पर आप सबकी मॉडल पेपर की क्लास होगी, तो आप सब वहां पर लाइव रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।